मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात जोग्राफियाई हदूद से निकलकर वसी इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। बहरा अहमर में हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया तो दूसरी जानिब बहरा कैस्पियन में इस तनाज़े से महफूज न रह सका, जहाँ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ईरानी फौजी सामान ले जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं। उधर IRGC के मुताबिक उसने उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड, ईरानी हुक्काम और उर्दनी हुकूमत ने अब तक ये वाजे नहीं किया कि कौन सी फौजी तनसीबात हमले का असल हदफ थी। उर्दन पर ईरान का हमला उसी हिकमत अमली का तसलसल है जिसके तहत ईरान मुसलसल खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी मफादात को निशाना बना रहा है। उर्दन में तकरीबन 4000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। यूं उर्दन भी इस तनाज़े में एक अहम स्ट्रेटेजिक हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसी दौरान जंग ने एक और खतरनाक रुख इख्तियार किया जब मिस्र की बंदरगाह दमियात में कुदरती गैस की तरसील के मरकज पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी, जिसने दूसरे बहरी जहाज को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक अमरीकी बहरी जहाज को भी इस कार्रवाई में नुकसान पहुंचा है। उधर यमन के हौसी जनूबी बहरा अहमर से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर फीस आयद करने पर गौर कर रहे हैं, जिससे आलमी तिजारती रास्तों पर भी नए खतरात मंडलाने लगे हैं। दूसरी जानिब अमरीका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका फ़ज़ाई हमले किए हैं। ये पहला मौका है कि सऊदी अरब ने एतराफ़ किया है कि उसने अमरीका के साथ मिलकर मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई में हिस्सा लिया है। ये हमले उन गिरोहों के खिलाफ किए गए हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर ईरानी इनकलाबी गार्ड की हिदायत पर सऊदी तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। 2014 में दाइश से लड़ने या मुकाबला करने के लिए ईरान की मदद से बनाई गई इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने दावा किया है कि इन हमलों में उसके कम से कम 20 जंगजू मारे गए हैं, जबकि बगदाद, बसरा, किरकुक समेत 7 सूबों में मौजूद PMF की तनसीबात और अस्करी साजो सामान को शदीद नुकसान पहुंचा है। अमरीका और सऊदी अरब ने अपनी कार्रवाइयों का जवाब ये पेश किया है कि सऊदी तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमले इराक़ी सरजमीन से PMF ने किए हैं। ईरान ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है, जबकि PMF ने भी सऊदी इल्ज़ामात को मनगढ़ंत करार दिया है। इस तमाम सूरत हाल से ये वाज़ेह है कि मौजूदा जंग अब सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं, बल्कि इसने मशरिक़ वस्ता के करीबन तमाम अहम जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक महाज़ों को अपनी लपेट में ले लिया है। बहरा अहमर, बहरा कैस्पियन, उर्दन, इराक, मिस्र और खलीजी ममालिक बयाक वक्त बढ़ते फौजी हमले इस बात की निशानदही करते हैं कि ऐसी वसी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है, जिसके असरात आलमी सलामती पर भी इंतहाई गहरे और देर पास साबित हो सकते हैं। ये जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, अब भी इसमें हल मौजूद है या ये मजीद बढ़ेगी? इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। खलीजी ममालिक उर्दन, इराक, मिस्र, सऊदी अरब, बहरा अहमर और बहरा कैस्पियन में फैलता तनाज़ा, ईरान अमरीका जंग नए महाज़ों तक फैलने लगी। क्या असरात मशरिक़ वस्ता तक ही महदूद रहेंगे? शहजाद चौधरी साहब, ये गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो सूरत हाल है, कुछ ये जंगी स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट नज़र आ रही है। ईरान और अमरीका की भी, मज़ीद इसके अंदर फ़रीक भी शामिल हो गए हैं। आप समझ रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता तक भी ये महदूद रह पाएगा या इसके असरात इससे बाहर? यानी कि अभी तक हमने देखा कि एक हुर्मुज़ ने दुनिया की मईशत को मुतासिर करना शुरू कर दिया, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब ये मामला वहाँ से निकलकर और कई रुख इख्तियार कर रहा है। मजमूई तौर पर दुनिया की फैसला साजी, सियासत, मईशत, क्या इससे मुतासिर होने के इम्कानात हैं? अच्छा, पहले तो ये देखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन क्यों होती क्यों है। यानी दुनिया की तारीख, जंगी तारीख जो है वो क्या बताती है हमें कि जब जंग का फैलाव इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाए तो उसका मकसद क्या होता है। आमतौर पर तो ये होता है कि आप कहीं ना किसी के हलीफ बन जाते हैं और हलीफ बनने के बाद फिर दो अतराफ, जो आज तक का हमारा एक तज्जिया है उसके हिसाब से, दो अतराफ बन के एक दूसरे पे हमले शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जंग का फैलाव है वो फोकस्ड नहीं है, इसमें कोई सीधी लकीर डाली नहीं जा सकती, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। लेकिन ये अलबत्ता जरूर है कि जो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ईरान चाह रहा था, आज शायद अमेरिका और इसराइल भी वो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन चाह रहे हैं। आप इससे आपको अंदाजा होगा कि जो जंग के जो अज़ाइम हैं वो किस तरीके से अब मदगम होते जा रहे हैं। जब भी इस तरह बढ़ जाए दायरा, अपने वो जो डिफाइंड अहदाफ थे उससे हट जाए, तो जंग का फोकस खराब हो जाता है। इसकी एक मिसाल वियतनाम वॉर में मिलती है। जब ऐसा हुआ तो आपने देखा कि ऐसा ऐसा लाओस, कैम्बोडिया, ये सब मुल्क शामिल हुए उसके अंदर, वियतनाम तो था ही था। फिर उसके बाद इंडो चाइना यानी पूरे का पूरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि
जो जंग थी वो अपने अख्ताम को फितरी अख्ताम की तरफ पहुंची। गो के वहां पे खास मकसद ये था कि वियतनामियों को वहां पे हावी कराना है, जो साउथ वियतनामीज थे। वो तो ना हो पाया और अमेरिका को छोड़ना पड़ा। जब वो छोड़ना पड़ा, लेकिन आज तक कैम्बोडिया और लाओस अपने उस जो जो उनको जो उसके उसके जो असरात थे उससे आज तक मुकम्मल तौर पर निकल नहीं सके। हैं तो पीसफुल कहने को, लेकिन जो डिविजन्स क्रिएट हुई सोसाइटी में, उनके अपने इकोनॉमीज में, उनके अपने माहौल के अंदर, वो आज तक उसमें उस तरह का रिपेयर नहीं आया है। लाओस और कैम्बोडिया आज भी बहुत कमजोर ममालिक हैं। अब हो क्या रहा है? अब हो इस तरीके से रहा है कि इसराइल जो कि सामने बैठा है हूतियों के, मुझे नहीं मालूम 7 अक्टूबर वाला हमास बनता जा रहा है हूतीज जो है, या इसराइल का कोई असर रसूख है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो नहीं होगा, इनडायरेक्ट ही होगा। यानी उनको उकसाया गया है सऊदी अरेबिया को शामिल करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने अटैक कर दिया है इराक में, इराक वालों को उकसाया गया है कि वो आप हमले करें। इराक में भी इसराइल बैठा हुआ है, अमेरिका भी है और इसराइल भी है। तो आप देखिए कि जहां पर ईरान के इत्तेहादी हैं, जहां जिन्होंने हमला किया सऊदी अरेबिया के ऊपर, ईरान के इत्तेहादी हैं, वहां पर उनके ऊपर असर रसूख अमेरिका और इसराइल का भी किसी हद तक हो सकता है, क्योंकि उसी जगह पे लोकेटेड है, एक ही मुल्क के अंदर है। हूतियों पे इसी तरीके से मैंने कहा कि ईरान का तो है ही है, लेकिन क्या इसराइल भी वहीं पे कुछ खेल खेल रहा है कि सऊदी अरेबिया? इसका सबका मकसद क्या है इन तमाम चीजों का? पहला मेरी नजर के अंदर यह है कि जंग से छुटकारा। अमेरिका सोच रहा है कि उससे जंग से छुटकारा मिल नहीं सकता इस तरीके से। उसने कोशिश की निकलने की, नहीं निकला। अब इतना फैला दो कि ये सब आपस में मुठभेड़ हो जाए, पता ही ना चले कौन किससे लड़ रहा है, और उसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीव का मौका मिल जाए, मुझे यूं लगता है। अदरवाइज उसका कोई इतना बड़ा यहाँ पे रह नहीं गया इंटरेस्ट, वो इसके क्यों जंग में शामिल रहेगा। दूसरा, जब खलीजी ममालिक इतने कमजोर हो जाते हैं और इतने कमजोर हो जाएंगे आपस में लड़ लड़ के या आपस में हमले करके, तो क्या उस वक्त फिर इनको जरूरत पड़ेगी अमेरिका की, अब्राहम्स अकॉर्ड की, इसराइल के साथ सेटल होने की, अमेरिका के साथ सेटल होने की? तो चीन जो कि आगे बढ़ना चाह रहा था, उसका रास्ता रुक जाएगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि सामने और पॉसिबल हो सकती हैं। अब इसमें किसका कितना बड़ा खेल है, ये बहुत मुश्किल है ये डिटरमिन करना कि इस वक्त कौन किसको। हाँ, तीसरा चीज यह है कि अगर हुर्मुज इसमें चल जाए तो चल जाए, और ना चले तो फिर कम से कम यह है कि इन्होंने, यानी वो ईरान और भी खलीजी ममालिक मिलके उस मामले को आपस में सुलझाएं या उलझाएं या आपस में लड़ते रहे हुर्मुज के ऊपर भी। तो मुझे यूं लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इसराइल जितना चाहे उतना हिस्सेदार बने, जितना ना चाहे तो फ्रिंज पे बैठ के तमाशा देखता रहे, अमेरिका को निकलने का मौका मिल जाए, ईरान अपने ही चक्रों में इन्हीं अपना स्टैंड लेते हुए इन खलीजी ममालिक के साथ मुठभेड़ करके, लड़ाई करके, इस कन्फ्रंटेशन के अंदर सब लोग अपने आप को कमजोर करते रहे। तो मुझे तो यूं लगता है कि ये मकासद है। शहजाद साहब, आपकी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आपने बात की कि एक तो ये बात कही कि यहाँ पे सूरत हाल ऐसी क्रिएट कर दी गई, खुद अमेरिका भी कौन किससे लड़ रहा है ये पता ही ना चले, यानी कि एक कंफ्यूजन सामने मौजूद हो। दूसरी जानब जब आप ये कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स या चाइना का रास्ता रोकना, तो वो एक स्ट्रेटेजिक गेन है जो अमेरिका चाह रहा है। अगर इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए जहां अमेरिका एक वजाहत के साथ एक जिन के तौर पर जीता हुआ दिखाई ना दे, तो फिर ये स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन क्या उसको स्ट्रेटेजिक गेन दे पाएगी इस खित्ते में? देखिए, जब खलीजी ममालिक, अगर ये जंग की कैफियत ऐसी चलती है, उसको मैनेज नहीं किया जाता, ये बंद नहीं होती और ये आपस में ही झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। आपको ये पता है, खबर सुन के हैरानगी होगी कि इस वक्त इस हालत में ईरान का तेल कौन खरीद रहा है? यूएई, मुत्तहदा। तो कहां पे हम किसके ताने बाने किससे मिलाएं, कौन सी हम डेफिनेशन क्रिएट करें इस जंग के अंदर? यानी जो दुश्मन है, जिसपे सबसे ज्यादा हमले किया आपने खलीज के अंदर, वही आपका तेल खरीद रहा है और बगैर इजाजत के खरीद रहा है। यानी ये जो ब्लैकमेल, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, उस तरीके से खरीद रहा है। तो जहां पर इस किस्म के मसाइल हो, अगर खलीजी ममालिक बहुत कमजोर हो जाते हैं, और ये जंग के बाद जब भी ये बंद होती है, जिस तरीके से भी बंद होती है, उनको जरूरत रहती है फिर से अपने आप को बिल्डअप करने की, डेवलप करने की, तो फिर उनका तकिया फिर से वहां चला जाता है जहां पर अमेरिका को ये पॉसिबली एक खदशा हो रहा था कि अब ये शायद मुझे यहां पर ना रहने दें। ईरान भी नहीं चाहता कि वो रहे। और एक और चीज, चीन वहां कभी नहीं जाता जहां पर मामला सीधे ना हो, वो कभी उस जगह पैर नहीं रखता जहां पर गीली जमीन हो, और ये तो है ही सब की सब गीली जमीन। तो चीन को इस तरीके से रोका जा सकता है। मुझे यूं लगता है कि जो टाइम के अंदर टाइम को गेन किया जा रहा है और टाइम को चीन के खिलाफ किया जा रहा है, बाकी सब जो है ये अपॉर्चुनिस्ट गेम्स है, सब सबके साथ। ठीक हो गया जी।